आज का जो हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोगों को कंप्लीट करना है। इस पूरे सेट के अंदर वी हैव 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है। आज हम जो है 50 तक पहुंचेंगे एंड द फर्दर क्वेश्चंस विल बी डेड इन द फर्दर क्लासेस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन इज, it is visible on your screen, that is the essence of the fraud is intentional misrepresentation, false representation with the dishonest intention, both A and B, or only B and nor A. Yes. Section number 17 के अंदर we have the definition of a fraud and accordingly we have to answer. So कह रहा है कि फ्रॉड का असेंस क्या है। इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन जरूरी है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन विद द डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्या जरूरी है, और बोथ ए एंड बी और ओनली बी बट नॉट ए। सो एज यू पीपल आर रेफरिंग मी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आप लोगों को जो आंसर दिया दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट शुड बी द इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन एंड सिमिलरली जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो फॉल्स है और डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किया जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिकॉज जहां तक हमारे फ्रॉड की बात है तो हम इसमें एक्सप्लेनेशन एक बार मैं रीड आउट कर रहा हूं, दैट अ पर्सन मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट इज नॉट गिल्टी फॉर फ्रॉड इफ ही ऑनेस्टली बिलीव्स इन इट्स ट्रुथ। ठीक है, अगर एक व्यक्ति को जो भी वो स्टेटमेंट दे रहा है उसको लगता है कि वो जो बोल रहा है वो सही है, तो वो जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो फ्रॉड नहीं बनता है। तो फ्रॉड के लिए एक तो इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, दूसरा इट मस्ट बी विद द डिसऑनेस्ट इंटेंशन। ठीक है, वेरी गुड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा फैक्चुअल सवाल है अगला, दैट हु मेड एंड सुपरवाइज्ड द फाइनल रिवीजन ऑफ द ड्राफ्ट and moved the Indian contract bill? It is Thomas Babington Macaulay, Sir James Stephen, William Blackstone और हेनरी मैने। Which of the following, इनमें से कौन सा वो व्यक्ति है जिसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब बन रहा था तो इसके बिल को फाइनली रिवाइज करके लेजिस्लेचर्स के पास इस बिल को मूव किया था? यस, इज इट थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन, विलियम ब्लैकस्टोन और सर हेनरी मैने? सिर्फ दो लोगों ने आंसर दिया है। कसक कह रही है बी, दैट इज सर जेम्स स्टीफन, एंड सुरिंदर ए कह रहे हैं दैट इज थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। यस, व्हाट अबाउट अदर कैंडिडेट्स? यस, ठीक है। सो मेरे ख्याल से बाकी अगर आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो आई बिलीव दैट दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग। ठीक है, सो द राइट आंसर ओवर हियर इज सर जेम्स स्टीफन is credited with the making and supervising the final revision of the draft of the Indian contract bill। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सर जेम्स स्टीफन का नाम जो है दो जगह पे बहुत बार उठता है। वन इज एक तो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, और दूसरा जो है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बिल को रिवाइज करके इन्होंने जो है फाइनल उसका सुपरविजन करके बिल को मूव किया था। सो सर जेम्स स्टीफन इज द राइट आंसर। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले साहब नहीं है। अगला सवाल है अगेन फैक्चुअल है, दैट हु सेड दैट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज दैट ब्रांच ऑफ लॉ व्हिच डिटरमिन्स द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच अ प्रॉमिस शैल बी लीगली बाइंडिंग ऑन द पर्सन मेकिंग इट। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, हु सेड द लॉ ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज दैट ब्रांच ऑफ लॉ which determines the circumstances in which the promise shall be legally binding on a person making it? It is Lord Atkin, Powell, Winfield और Anson। yes, इसको अगर मैं हिंदी में इसका अनुवाद करूं तो कहा जा रहा है कि हमारा जो संविदा का नियम है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये डिटरमिन करता है कि प्रोमिसेस जो हैं वो लोग अपने प्रोमिसेस से कब लीगली बाइंड जो है वो होते हैं। ठीक है, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच द प्रोमिसेस शैल बी लीगली बाइंडिंग ऑन द पर्सन्स मेकिंग इट। सो शालिनी इज गिविंग मी द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। कसक डी कह रही है, शिखा भी डी कह रही है। द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एंसन। ठीक है, एंसन ने ये कोटेशन दिया था कि that law of contract is a branch of law which determines the circumstances in which a promise shall be legally binding on the person making it। ठीक है, so option number
डी इज द राइट आंसर, इट इज आंसर। ठीक है, अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्लासेस जिन्होंने लगाई हैं या नहीं भी लगाई हो फाउंडेशन कोर्सेज की, स्टिल यू मस्ट बी aware of this particular case. Which of the following case is popularly known as bumper hall pen case? Which of the following case is popularly known as the bumper hall pen case? It is Hyde versus Wrench, Harvey versus Fassey, Tin versus Hoffman, और Lanchester versus Walash। ठीक है, सो मेरे पास 3 आंसर्स आए हैं, 4 सभी लोग जो हैं वो बी की तरफ आ रहे हैं, दैट इज हार्वे वर्सेस फैसे। हार्वे वर्सेस फैसे इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, बम्पर हॉल पेन जिसमें इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर के बीच का एक छोटा सा डिफरेंशिया इस केस में जो था वो बताया गया था। तो हार्वे वर्सेस फैसे इज पॉपुलरली नोन एज द बम्पर हॉल पेन केस। अगला सवाल, ठीक है, which of the following provisions of the Indian Contract Act 1872 deals with the mirror rule? ठीक, कसक बहुत आज एक्टिव हैं। ऑप्शन नंबर सी पे आ रही है, दैट इज सेक्शन नंबर 7। शालिनी भी सी पे ही हैं। देखो, एज फार एज सेक्शन नंबर 7 इज कंसर्न, सो सेक्शन नंबर 7 के अंदर एक प्रिंसिपल दिया गया है that whenever the acceptance is to be done, the acceptance must be absolute and unqualified। और absolute और unqualified का मतलब ये है कि जिस तरीके से ऑफर दिया गया था उसी टर्म्स में आपको वो ऑफर एक्सेप्ट करना होता है। अगर आप अपनी कुछ कंडीशंस लगा दें, कोई इफ या बट लगा दें, तो आपका जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, रेदर इट इज टू बी कंसीडर्ड एज अ काउंटर ऑफर। तो सेक्शन नंबर 7 के अंदर मिरर रूल ऑफ एक्सेप्टेंस रखा गया है। मिरर रूल ऑफ एक्सेप्टेंस मींस कि जैसा ऑफर आया है वैसे ही उस ऑफर को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेक्शन नंबर 7 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड। अगले सवाल पे आते हैं। द क्वेश्चन इज, A offered to sell his watch to B for ₹5,000. However, B replied that he can purchase A's watch for ₹3,000. B's reply amounts to, तो B ने जो रिप्लाई दिया है वो क्या है? काउंटर प्रपोजल, क्रॉस प्रपोजल, लीनियर प्रपोजल या कंस्ट्रक्टिव प्रपोजल? यस, एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं आपको अपनी वॉच जो है वो 5,000 में बेचूंगा। सामने वाले ने पलट के कहा कि नहीं, मैं इसे 3,000 में खरीदना चाहता हूं। सो व्हाट इज दिस? सो इट इज, एज यू पीपल आर स्टेटिंग, ऑप्शन नंबर ए, इट इज परफेक्टली फाइन। इट इज अ काउंटर ऑफर और काउंटर प्रपोजल फ्रॉम बीज साइड। तो इसको जो है हम काउंटर प्रपोजल कहेंगे। ये क्रॉस ऑफर नहीं है, लीनियर प्रपोजल, कंस्ट्रक्टिव प्रपोजल ये नहीं है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, मेरे ख्याल से इस सवाल को तो देखते ही समझ में आता है कि आप लोग आंसर दे ही देंगे। क्वेश्चन है, एन अंकल ऑफर टू बाय अ हॉर्स फ्रॉम हिज नेफ्यू एंड सेड, इफ आई हियर नो मोर अबाउट हिम आई शैल कंसीडर द हॉर्स टू बी माइन। ठीक है, कि एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं आपसे ये हॉर्स खरीदना चाहता हूं और अगर आपने कोई मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं मानूंगा कि आपने ये मुझे बेच दिया। द नेफ्यू डिड नॉट आंसर but asked his auctioneer not to sell that particular horse, full stop. The auctioneer sold the horse by mistake. Options है, the uncle was entitled to sue his nephew. B है, nephew was liable for the loss or damages caused to the uncle. C है, nephew has no obligation to reply as his silence did not constitute an acceptance. और D है, giving instruction to the auctioneer as not to sell impliedly constitute acceptance and hence nephew was liable. So the right answer to this question is option number C, that is the complete situation is of Feldhaus versus Bindley का केस है। mental acceptance is no acceptance and if the acceptance is not communicated to the offerer then it is not a valid acceptance and hence the nephew has no obligation to reply and his silence did not constitute an acceptance। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेकिन अब एक चीज का मैं आपको तरीका बताता हूं। देखो, कभी भी जब आपका एग्जाम आप देंगे
तो इसी फैक्ट को थोड़ा सा भी चेंज करके एग्जामिनर आपके सामने रख सकता है। मतलब हॉर्स की बात होगी, नेफ्यू या अंकल की बात हो सकती है, लेकिन फैक्ट में हल्की सी भी एक चेंज अगर कर दिया तो वहां से आपका आंसर कुछ और हो सकता है। तो कभी भी, क्योंकि हमें ये पता है डायरेक्टली कि दिस केस इज ऑफ फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले है ना, मेंटल एक्सेप्टेंस के ऊपर ये केस था, लेकिन फिर भी कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लेना है कि आपने ऊपर पड़ा नेफ्यू अंकल हॉर्स देखा और सीधा अपने ऑप्शन को मार्क कर दिया। नो, पूरे के पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही जो है रीजनिंग अप्लाई करनी है। सो ऑप्शन नंबर सी वाज द राइट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से जो है सही स्टेटमेंट आपको मार्क करना है। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन इन्फोर्स अ प्रॉमिस, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन इन्फोर्स अ प्रॉमिस, stranger to consideration has no right, and last one is stranger to consideration will be a stranger to contract. Yes, which of the following is a right statement or correct statement? So it is आप लोग ऑप्शन नंबर ए की तरफ आ रहे हैं, that is stranger to consideration can enforce a promise. The answer is yes, option number A is the right answer. Reason behind this is that section number 2 clause D हमारा कहता है that as far as the contract act is concerned, consideration may move from the promiser or from any other person, और जो any other person है वो stranger to consideration है, stranger to consideration है, लेकिन that person can जो promise है बेसिकली, कभी कभी consideration डायरेक्ट promise ही नहीं देता है लेकिन कोई और व्यक्ति दे देता है, तो उस टाइम पे stranger to consideration is the promisee himself, but he can go for the enforceability of the contract. लेकिन अगर stranger to contract अगर कोई व्यक्ति हो तो वो व्यक्ति contract की enforceability नहीं करवा सकता। So I am reading the explanation to this. लिखा है, in India, the principle of privity to contract is followed. However, there is no application of the privity to consideration, and therefore, stranger to consideration may enforce a promise. Stranger to contract enforce नहीं कर सकता, लेकिन stranger to consideration promise को enforce करवा सकता है। ठीक है, आपका सेक्शन नंबर 2 क्लॉज डी जो है वो उसका एक राइट आंसर है, लेकिन इंग्लैंड का लॉ इस पॉइंट पे अलग है और इंडिया का लॉ जो है वो थोड़ा सा डिफर कर जाता है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट inadequacy of consideration is relevant in determining the question of, inadequacy of consideration is relevant in determining the question of misrepresentation, fraud, free consent or fraud. Yes, ये fraud यहाँ पे 2 बार आ गया है। चलो, anyhow, inadequacy of consideration is relevant in determining the question of misrepresentation, fraud, free consent, and last one be D, fraud ही है, so I can't change the option now, but yes, we have the right answer over here. आप लोग ऑप्शन नंबर सी पे आ रहे हैं, that is free consent. Very good. सेक्शन नंबर 25 के अंदर लास्ट पैराग्राफ्स में ये मेंशन किया गया है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ऑफर था, एक्सेप्टेंस हुआ, कंसिडरेशन है, लेकिन कंसिडरेशन प्रॉपर्टी की वैल्यू या जो भी चीज है उसकी वैल्यू के हिसाब से हमें इनएडिक्वेट लगता है, सो इट इज अ क्वेश्चन which is relevant in determining the free consent. तो वहां पे अगर ये प्रूव हो जाता है कि कंसेंट पार्टीज ने वॉलंटरली दिया था तो ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है, लेकिन अगर ये प्रूव नहीं हो पाया कि कंसेंट फ्री नहीं था, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट मे बी अ वॉइड और वॉइडेबल एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो फ्री कंसेंट इज द पॉइंट व्हिच इज टू बी सीन। सो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ऑफ सेक्शन नंबर 25 का जनरली जिक्र किया जाता है, लिखा गया है, प्रोवाइड दैट inadequacy of the consideration may be taken into account by the court in determining the question whether the consent of the promisor was freely given or not. ठीक है, coming to the next question, a release deed executed by a wife and a son in consequence of the threat of committing suicide would fall under the ambit of, a release deed executed by a wife and a son in consequence of a threat of committing suicide would fall under the ambit of 16, 15, 18 or none of the above. शालिनी बी कह रही है सेक्शन नंबर 15,
बाकी लोग भी 15 की तरफ आ रहे हैं. That is section number 15 talks about the concept of coercion. Yes, and as far as the coercion is concerned, वहां पे लिखा गया है, if you are giving a fear to the any person of something which is an offense under IPC, or you are giving a threat or fear of detaining any property etc., and thereby an agreement is being entered, so that agreement is voidable according to section number 19 because coercion apply करके आपने जो है वो एग्रीमेंट किया था. तो रिलीज डीड मतलब कि एक प्रॉपर्टी है जो वाइफ और सन के फेवर में आती होगी. वाइफ और सन से एक व्यक्ति ने जो है एक रिलीज डीड साइन करवाई जिसमें वाइफ और सन अपना अपना जो शेयर है वो रिलिंक्विश कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं उस व्यक्ति के फेवर में, क्योंकि व्यक्ति ने फियर दिया है, थ्रेट दिया है कि वो सुसाइड कमिट कर लेगा. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज समथिंग which is to be regulated by section number 15 of the Indian Contract Act. ठीक है. So the word forbidden is wider than the term punishable, and the threat to commit suicide was not punishable, rather it may be deemed to be forbidden as an attempt to commit suicide, punishable under IPC. अगला सवाल, in which case the difference between the legitimate persuasion and the undue influence has been described. In which case a difference between legitimate persuasion मतलब वैध तरीके से, कानूनी तरीके से किसी से कोई काम परसुएट करवाना, and undue influence has been described. चुन्नी कौर versus रूप सिंह, A.A. Singh versus Union of India, both A and B, and the last one is Lingo Bhimrao Nayak versus Dattatreya Shripad Jamdagni. Yes, Kasak ने आंसर दिया, that is option number D, and the other people are silent over this question. ठीक है. तो क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. लेजिटिमेट परसुएशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस को कौन से केस लॉ में कोर्ट ने जो है डिस्क्राइब किया था? सो इट इज ऑप्शन नंबर डी. वेरी गुड कसक. The right answer is लिंगो भीमराव नायक वर्सेस दत्तात्रेय श्रीपद जमदग्नि, जिसमें कोर्ट ने लेजिटिमेट परसुएशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का एक डिफरेंस जो है वो क्रिएट किया था. यहाँ पे वो पूरा डिफरेंस जो है वो मैंने जजमेंट का जो रिलेवेंट एरिया है वो मार्क करके यहाँ पे रखा है. दैट परसुएशन अपील टू द अफेक्शन और टाइज ऑफ द काइंडरेड, टू द ग्रैटिट्यूड और द सेंटिमेंट ऑफ द पास्ट सर्विसेज, और pity for the future destitution or like are legitimate and may be fairly pressed on the promiser. The pressure of whatever character, whether acting on the fear or the hopes, if so exerted as to overpower the volition without convincing the judgment, its species of restraint and which no valid contract of transaction can be made. तो the whole thing कि persuasion से आप क्या समझते हैं? किसी व्यक्ति से किस तरीके के एग्रीमेंट को जब आप एंटर कर रहे हैं, किसी भी तरीके के एग्रीमेंट को, तो हाउ यू हैव लेजिटिमेटली परसुएडेड दैट पर्सन टू गेट इनटू द एग्रीमेंट एंड वेदर इट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस और नॉट. तो ये एक डिस्क्राइब कोर्ट ने आप इस जजमेंट के अंदर किया, और कोर्ट का ये कहना था कि किसी भी व्यक्ति ने कोई अपनी पास सर्विसेज दी है, आपने उन पास सर्विसेज के बेसिस पे उसके साथ कोई एग्रीमेंट किया या उसको कोई चीज कोई कंसिडरेशन देने की बात करी है, तो दैट इज नॉट अनड्यू इन्फ्लुएंस बाय दैट पर्सन. Rather, undue influence जो है वो एक अलग विषय है जहां पे आप फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में किसी व्यक्ति को डोमिनेट करते हैं, और जिस व्यक्ति को डोमिनेट किया जा रहा है दैट पर्सन इज एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट विद यू बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस मेड बाय यू. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस व्हिच इज बीइंग देयर इन लिंगो भीमराव नायक वर्सेस दत्तात्रेय श्रीपद जमदग्नि. ठीक है, ध्यान रखिएगा, केस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगला सवाल, if a transaction appears to be unconscionable, then in terms of subsection 3 of section 16 of the Contract Act 1872, the burden of proving that the contract was not influenced by undue influence lies upon. तो अगर एक अनकॉन्शियसेबल बार्गेन हुआ है, ट्रांजैक्शन में अनकॉन्शियसेबल लगती है, जो प्रूडेंट मैन नहीं कर सकता ऐसा दिखता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ करने का किसके ऊपर है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई नहीं हुआ था. ऑप्शंस हैं, द पर्सन हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, द पर्सन हु वाज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, ईदर पार्टी टू द सूट, और द पर्सन हु फर्स्टली अप्रोचेस द कोर्ट ऑफ जस्टिस. यस, आई एम गेटिंग द आंसर. दैट इज B आंसर आप लोगों ने दिया है. That the person who was in a position to dominate the will of the other is a person who has to prove
that he has not applied undue influence and there is no unconscionable bargain. So option number B is the very right answer. ठीक है, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंगली हमें जो है वो आंसर करना है कि जो भी व्यक्ति डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है उसी व्यक्ति को प्रूव करना है कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया है. अगला सवाल, an unconscionable bargain is such an agreement. अनकॉन्शियसेबल बार्गेन से आप क्या समझते हैं? सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 3 कॉन्ट्रैक्ट से सवाल उठता है. as no sane man would make and no honest man would take advantage of which is made to defraud the other party. ऑप्शन नंबर बी कह रहा है. सी कह रहा है which causes irreparable losses to the other party, और डी कह रहा है none of the. unconscionable bargain in such agreement means what? What should be the right answer? No sane man would make and no honest man would take the advantage which is made to defraud the other party, which causes irreparable losses to the other party, or none of the above. As you people are giving me the answer, that is option number A. Option number is the right answer. Unconscionable bargain का मतलब ही यही है कि कोई भी prudent man, कोई भी sane man जो सोचने समझने की क्षमता रखता है, the person who has the capabilities to understand the nature of transaction, and that person is not going to take the advantage over the other. So that is generally to be called as the unconscionable bargains. ठीक है, so as no sane man would make and no honest man would take advantage of that. ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर. वेरी गुड. ठीक है, आज बहुत अच्छे आंसर जो आप लोग दे रहे हैं. अगला सवाल, द प्रिजम्पशन provided under section 16 subsection 3 of the Act of 1872 is discretionary, mandatory, obligatory or elective. सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 के अंदर जो प्रिजम्पशन रखा गया है वो प्रिजम्पशन कैसा है? Is it discretionary, mandatory, obligatory, or it is elective? So as you people are giving me the answer, that is, it is a mandatory presumption, because if there is an unconscionable bargain, the transaction which is not acceptable to a common man, तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो है अगर हुई है तो it is mandatory for the court to presume that there was the application of undue influence, and hence option number B is the right answer. वहां पे shall word यूज किया है which indicates that the presumption is mandatory. अगला सवाल, who can raise the plea of undue influence? undue influence की plea जो है वो कौन व्यक्ति रेज करता है? either party to a suit, third party claiming adversely to such executant of the document or his representative in a state, or all of the above. Which of the following can raise a plea of undue influence? Either party to a suit, third party claiming adversely to such executant of the document or his representative in a state, and the last one is all of the above. Okay, so as far as the plea of undue influence is concerned, okay, it is to be raised by a person who has executed the document or his representative in interest. Okay, either party to the suit जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, और ऑप्शन नंबर सी में हमें एक डिफरेंशिया समझना है, बिकॉज ऑप्शन नंबर ए इधर पार्टी टू द सूट की बात करता है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस की जो प्ली है उसको रेज करने के लिए ये प्रूव करना जरूरी है दैट अ पर्सन was a party to the contract and that person's will is dominated, and hence that contract is at the option of that person. So option number A or option number C में the better option which we have is, that is option number C, that is the executant of the document or his representative in interest can raise a plea for the undue influence. Speakers mute करके रखेंगे. ठीक है, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे सामने. Let's select the statement which is or are not false. तो not false का मतलब कि हमें जो है सही स्टेटमेंट निकालना है. ठीक है, select the statement which is not false. तो we have to go for the correct statement. पहला है a mere false statement is not fraud. दूसरा है fraud is a deliberate deception with the design of securing something by taking unfair advantage over the other. ठीक है, these are the two statements we have. A mere false statement is not fraud, और दूसरा है a fraud is a deliberate deception
with the design of securing something by taking advantage over the other. ठीक है, इनमें से फ्रॉड जो है वो क्या है और क्या नहीं है, ये इन दोनों स्टेटमेंट्स में रखा गया है. आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में क्या कोई स्टेटमेंट गलत है या नहीं है. तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है सिलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज और आर नॉट फॉल्स. तो वी हैव टू गो फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट. सो इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट? यस और नो करके जवाब दे सकते हैं. इज द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट? एवरी मेयर फॉल्स स्टेटमेंट इज नॉट फ्रॉड. आंसर इज यस, बिकॉज सिर्फ फॉल्स स्टेटमेंट करना फ्रॉड नहीं होता है. फॉल्स स्टेटमेंट के साथ एडिशनल थिंग्स विच आर रिटन इन सेक्शन नंबर 17 वो साथ में चाहिए. और दूसरा जो कह रहा है दैट फ्रॉड इज अ डेलिबरेट डिसेप्शन विद द डिजाइन ऑफ सिक्योरिंग समथिंग बाय टेकिंग अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर. यस, इट इज आल्सो करेक्ट. सो हमारी जो दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं बोथ 1 and 2 आर नॉट फॉल्स. दोनों ही जो हैं वो सही है. वेरी गुड. अगले सवाल पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे सामने. That which of the following instances does not amount to fraud? इनमें से कौन सी जो चीज है वो फ्रॉड नहीं कहलाई जा सकती. नंबर 1, concealment of a fact by the wife that she was suffering from a venereal disease. Concealment of a fact by a wife that she is suffering from a venereal disease. क्या ये फ्रॉड है या नहीं? ये सॉल्व करके बताओ. Is it a fraud or not? Concealment of a fact by a wife that she was suffering from a venereal disease. ठीक है, देखो, is it not during the marriage there is a relationship of ubrima fide, utmost good faith है या नहीं? ये सवाल करके जवाब दे सकते. ठीक है, अगला पढ़ते हैं. द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ अ प्रीमैरिटल डिवोर्स स्टेटस बाय वन पार्टी टू द अदर पार्टी हु वाज अनमैरिड. यस, बट इज इट नॉट दिस थिंग कैन बी डिस्क्लोज्ड बाय द पर्सन्स? इज इट नॉट इट कैन बी डिस्कवर्ड? यस और नो? तीसरे पे आते हैं. द एनलमेंट ऑफ द अर्लियर मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाज कंसील्ड. यस, सो दीज आर द थ्री थिंग्स व्हिच आर रिटन ओवर हियर. और लिखा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड. ठीक है, तो यहां पे मैं केस की रेफरेंस रखता हूं, दैट इज मधुसूदन वर्सेस चंद्रिका. ठीक है, मधुसूदन वर्सेस चंद्रिका के केस में कोर्ट ने ये कहा था that concealment of a fact by the wife that she was suffering from a venereal disease was held to not to amount fraud. ठीक है, तो it is not fraud. तो none of the above आ गया. जो ऑप्शन नंबर बी और सी है, इन दोनों केसेस में भी the same kind of a thing is applicable. The reason is these things can be discovered by the person. ठीक है, that whether it is a premarital divorce status is there or not, annulment of the earlier marriage is there or not. तो ये सारी जो चीजें हैं ये डिस्कवर करवाई जा सकती हैं. सो एज पर सेक्शन नंबर 19, ठीक है, सेक्शन नंबर 19 की हम यहाँ पे रेफरेंस लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली इनमें से कोई भी चीज जो है वो फ्रॉड की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी. ठीक है, क्योंकि द डिस्कवरी कैन बी देयर. और जहां तक ऑप्शन नंबर ए का सवाल था कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय द वाइफ दैट शी वाज सफरिंग फ्रॉम अ वेनेरियल डिजीज वाज हेल्ड नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, उसमें भी कोर्ट ने वही एप्लीकेशन किया था that though there is the doctrine of ubrima fide at most good faith is there, but yes the fact can be discovered. और सेक्शन नंबर 19 के प्रिंसिपल्स में कोर्ट ने कहा था कि हम इसको फ्रॉड नहीं कह सकते, rather it was your duty to disclose such things before the marriage itself. तो मधुसूदन versus चंद्रिका was the important judgment of the MP High Court given in 1975. So option number D जो है that is the right answer over here कि इनमें से कोई भी चीज फ्रॉड नहीं मानी जा सकती. तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है, इस सवाल में गड़बड़ हो सकती है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशनशिप है, एट मोस्ट गुड फेथ होता है कहीं ना कहीं, लेकिन वेनेरियल डिजीज, प्रीमैरिटल डाइवोर्स स्टेटस या एनलमेंट ऑफ द अर्लियर मैरिज एटसेट्रा, दीज थिंग्स आर नॉट द इंस्टेंसेस दैट मे अमाउंट टू फ्रॉड.
ठीक है, इनको फ्रॉड की डेफिनेशन में कोर्ट ने कहा है कि नहीं लिखी जाया जाएगा. If you want to discover such things, you have the complete liberty. You can discover it, and something which can be discovered by a party, it is not fraud. अगला सवाल है, where a contract is induced by fraud, the representee is entitled to claim. जो भी व्यक्ति अगर कहीं पे फ्रॉड करके आपके साथ एग्रीमेंट करे, तो जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो व्यक्ति क्या क्लेम कर सकता है? रिसेशन, डैमेजेस, बोथ ए एंड बी, और ईदर ए और बी. Where a contract is induced by representee by fraud, the representee is entitled to rescission of the contract, damages, both, or either A or B. The answer is option number C, that is both. That is, he can go for the resignment of the contract. The reason is very simple, because the contract is voidable, it is at the option of the party, and hence he can claim rescission. Number 2, damages can be claimed. ठीक है, तो दोनों ही चीजें जो हैं वो क्लेम की जा सकती है. सेक्शन नंबर 19 और सेक्शन नंबर 64 जो है, दोनों का एक को ज्वाइंट रीडिंग हम यहाँ पे करेंगे. whenever there is a rightful resignment of a voidable contract, damages can be claimed. अगला सवाल, select the correct statement in respect of the concept of fraud applied under section number 17 of the contract vis-a-vis section number 12 of section number 12 of हिंदू मैरिज एक्ट. लिखा हुआ है, करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है. द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉड यूज्ड इन द सेम सेंस अंडर द बोथ लेजिस्लेशंस. अगला है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉड यूज्ड इन वाइडर सेंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देन यूज्ड अंडर द HMA. नेक्स्ट वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉड यूज्ड इन द नैरोअर सेंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देन इट इज यूज्ड इन द HMA. And both the laws have different and independent meanings of the concept of fraud as per their own objectives. Again, I am repeating the question कि इनमें से सही स्टेटमेंट क्या है? सेक्शन 17 हमारा कॉन्ट्रैक्ट का फ्रॉड की बात करता है, और सेक्शन नंबर 12 हिंदू मैरिज एक्ट का भी जो है वो वॉइडेबल मैरिजेस में कब आप मैरिज को अवॉइड करवा सकते हैं उसका जिक्र करता है. क्वेश्चन का ऑप्शंस जो है वो ये, दैट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉड दोनों में सेम है. कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट में वाइडर है, HMA में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है. कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट में रिस्ट्रिक्टेड है अदर देन इट इज यूज्ड इन द HMA, और बोथ द लॉज हैव देयर डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट मीनिंग्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉड एज पर देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, so some of you are giving me the answer that is option number B, and few of you are also giving me the answer that is option number D. देखो, जहां तक ये बात है, सेक्शन नंबर अगर हम 12 की बात करें हिंदू मैरिज एक्ट की, तो वहां पे annulment of the marriage या voidable marriages के कॉन्सेप्ट को रखा गया है, that if the person was impotent prior to the marriage, so marriage is voidable. If the person was because of the reasons of insanity, recurrent attacks of insanity, he is not able to procreate a child, again in that particular case the marriage is voidable. If the marriage is done without any free consent, deception is there, so at that point of time also the marriage is voidable. और अगर जो lady है वो already pregnant है before the marriage and the thing was not in the knowledge of the husband at the time of the marriage, so still it is as per section number 12 ये voidable marriages हैं. और कहीं ना कहीं उसमें fraud का एक जो intent है वो हमें दिखता है, लेकिन जो यहाँ पे concerned options दिए गए हैं तो उसमें सेक्शन नंबर 17 का जो फ्रॉड का डेफिनेशन है वो एक बहुत वाइडर सेंस में काम करता है, बिकॉज सेक्शन नंबर 17 कहता है दैट इट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द मैरिजेस, रेदर इट इज कवरिंग एवरी अदर एग्रीमेंट. ठीक है, सो वेदर देयर इज अ डिसेप्शन, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट और एनी अदर थिंग लाइक दैट. So at that point of time, we can say that the concept of the fraud is wider under the contract act, rather it is used in the HMA. So the right answer to the concerned question should be option number B, जिसमें मैं एक explanation यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आप लोग इसको सुनेंगे. That is where the consent of one party to the marriage is obtained by fraud as to the nature of the ceremony or any material fact or circumstance concerning the other, the marriage is voidable at the option of the first party and can be annulled by the decree of nullity. The concept of fraud for this purpose is not used in the same sense as defined in section number 17 of the Contract Act.
The concept of the fraud under contract is wider than fraud in relation to HMA of 1955. So yes, to some extent both are independent, लेकिन कहीं ना कहीं एक ओवरलैपिंग जो है वो भी दिखती है. तो हम ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज बोथ द लॉज हैव द डिफरेंट इंडिपेंडेंट मीनिंग्स ऑफ द कांसेप्ट ऑफ फ्रॉड, ऐसा नहीं हम कह सकते, दो देयर आर सर्टेन ओवरलैपिंग्स आल्सो, बिकॉज़ ऑब्जेक्टिव्स नो डाउट अलग है, लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंट नहीं है. ओवरलैपिंग जो सेक्शन 17 के अंदर जो भी चीजें रखी गई है, कहीं ना कहीं सेक्शन नंबर 12 में भी उसका एक स्लाइड जो एक शेडो है वो दिखता है. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, कि जो हमारा सेक्शन 17 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर फ्रॉड का मीनिंग है वो एचएमए में सेक्शन 12 से थोड़ा सा ज्यादा वाइडर है. सो ऑप्शन नंबर दिस बी इज द राइट आंसर. अगला सवाल, द स्टूडेंट while filing a university examination form did not mention the fact of his shortage of attendance although he knew that he was short of attendance. एक व्यक्ति है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहा है, 75% अटेंडेंस नहीं था लेकिन लिख दिया कि अटेंडेंस पूरा है. तो इस केस में व्हाट इज द थिंग व्हिच इज देयर? ऑप्शंस हैं, द स्टूडेंट कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर फ्रॉड, द स्टूडेंट मे बी हेल्ड लायबल, this is immaterial, this is a material fact and its concealment amounts to fraud, or both B and C. Yes, बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है हमारे पास, दैट इज श्री कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का. श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के केस के फैक्ट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर. तो क्या ये फ्रॉड होगा या नहीं होगा, हमें ये देखना है. तो कोर्ट ने जब डिसीजन दिया था तो कोर्ट ने कहा था कि उस व्यक्ति ने शॉर्ट अटेंडेंस होने के बावजूद एग्जामिनेशन फॉर्म में ये लिख के भेज दिया कि उसकी अटेंडेंस पूरी है, और वो व्यक्ति जो है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है, वो उसने एग्जामिनेशन फॉर्म अपने फिलअप कर लिए, बाद में पेपर भी देने बैठ गया. तो ये फ्रॉड होगा या नहीं होगा, तो कोर्ट ने सेक्शन नंबर 19 के प्रिंसिपल को अप्लाई किया, और कोर्ट ने कहा कि अगर व्यक्ति अपनी तरफ से फॉल्स फैक्ट को उनके सामने रखता है तो क्या उनके पास ये चीज है नहीं कि वो डिस्कवर कर पाए कि वेदर द अटेंडेंस इज देयर और नॉट. ठीक है, सो इट इज द यूनिवर्सिटीज ड्यूटी टू क्रॉस चेक दैट वेदर द अटेंडेंस इज शॉर्ट और नॉट. सो कोर्ट ने कहा कि देयर वर द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ एंड हेंस इट इज नॉट फ्रॉड. तो सेक्शन नंबर 19 का प्रिंसिपल हमेशा ही साथ में चलता है, साथ में ही चलेगा. सो ऑप्शन नंबर ए जो है, कसक ने सही जवाब दिया था, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट इज अ केस इन विच द स्टूडेंट इज नॉट हेल्ड लायबल फॉर फ्रॉड. तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी रेफर कर रहे हैं, सुरेंद्र, शिखा एंड ऑल अदर पर्सन, तो श्री कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के केस में कोर्ट ने सेक्शन नंबर 19 के प्रिंसिपल को अप्लाई किया. लेट मी कम ओवर सेक्शन नंबर 19 वंस, जस्ट It's a very important section and you can't avoid this. सेक्शन नंबर 19 अगर आप देखें तो इसका फर्स्ट एक्सेप्शन जो है ना, मैं उस पे आता हूं. लिखा है, इफ द कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस फ्रॉडुलेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 17, the contract nevertheless is not voidable if the party whose consent was so caused has the means of discovering the truth with the ordinary diligence. ठीक है, so if such kind of thing is there, that is the silence, fraudulent, etc. क्योंकि उसने वो एग्जामिनेशन फॉर्म में ना उस चीज को मार्कअप ही नहीं किया था, तो साइलेंस के थ्रू उसने फ्रॉड करने की कोशिश की थी, दो उसको पता था, ठीक है, कि उसका अटेंडेंस पूरा नहीं है. तो कोर्ट ने ये कहा था कि इफ द पर्सन ऑपोजिट पार्टी हैज द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ, ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम it will be an exception to section number 90 and उसको हम जो है फ्रॉड नहीं कह सकते. वहां पे हम इस तरह के केसेस को वॉइडेबल कैटेगरी में नहीं डालेंगे. अगला सवाल, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, ये श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का केस काफी बार पूछा जाता है. ठीक है, एक तो आपके आईपीसी के अंदर चीटिंग के लिए पूछ लेते हैं कभी कभी, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यहाँ पे सेक्शन नंबर 19 और सेक्शन नंबर 17 के कोरिलेशन में इसको पूछ लेते हैं, तो इसका ध्यान रखना है. ठीक है, अगला सवाल है, द क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. आप लोगों को सही स्टेटमेंट देखना है कौन सा. इन फ्रॉड, a person making a suggestion does not believe that the facts to be true. In misrepresentation, the person making the suggestion does not believe that the fact to be true.
1 only, 2 only, both A and B, neither A or B. Yes. इनमें से सही स्टेटमेंट आप बताएंगे. इन फ्रॉड द पर्सन मेकिंग द सजेशन डज नॉट बिलीव द फैक्ट्स टू बी ट्रू. क्या ये सही है या गलत है? करेक्ट और नॉट? यस. क्या फ्रॉड में एक व्यक्ति को पता नहीं होता कि वो जो सजेस्ट कर रहा है फैक्ट को, वो गलत फैक्ट सजेस्ट कर रहा है सामने? पता सजेशियो फॉल्सी का कॉन्सेप्ट है ना, दैट यू आर सजेस्टिंग अ फॉल्स फैक्ट टू द अदर पर्सन एंड यू नो दैट द फैक्ट इज फॉल्स. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये ठीक नहीं है. अगला, इन मिसरिप्रेजेंटेशन द पर्सन मेकिंग द सजेशन डज नॉट बिलीव द फैक्ट टू बी ट्रू. तो ये जो है मिसरिप्रेजेंटेशन के सेक्शन नंबर 18 के प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है कि आप एक व्यक्ति को सजेशन दे रहे हैं लेकिन आपको खुद उस फैक्ट के बारे में, उसकी ट्रुथफुलनेस के बारे में अवेयरनेस नहीं है. सो इसमें से फर्स्ट और सेकंड में ओनली द सेकंड वन इज only the second, sorry, in misrepresentation the person making the suggestion does not believe that the fact to be true. इसको आप एक बार misrepresentation के section number 17 के साथ correlate करेंगे. just hold on. Yeah, so यहाँ पे लिखा है that a positive assertion in a manner not warranted by the information of a person making it of that which is not true though he believes it to be true. कि उस व्यक्ति को तो ये लग रहा था कि जो भी वो कह रहा है वो सही है लेकिन एक्चुअली वो सही नहीं था. तो मिसरिप्रेजेंटेशन से जो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रिलेट नहीं कर रहा है बिकॉज दैट पर्सन इज बिलीविंग दैट फैक्ट टू बी ट्रू, बट यहाँ पे लिखा है द सजेशन डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू. तो इनमें से फर्स्ट और सेकंड में से दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो ठीक नहीं है. सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी द राइट आंसर. ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे that is a principal difference between the fraud and misrepresentation is that in the former case the person making the suggestion does not believe it to be true and in the later he believes it to be true, but though in both the cases there is a misstatement of a fact which misleads. तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है. that is the right answer. अगला सवाल अगेन फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से रिलेट कर रहा है. क्वेश्चन है आपका, A makes a positive statement to B that C would be the director of a company about to be formed, and B applies to the shares on the faith of that statement. A did not derive the information from C directly but from a third party. A statement would amount to fraud, misrepresentation, mere surmise, or false statement thus amounts to fraud. सवाल समझे? सवाल है कि एक व्यक्ति ने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया सामने वाले को कि सी हमारी कंपनी का डायरेक्टर है. बी ने इसी बात पे विश्वास करके कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई कर लिया, बल्कि ए जो था उसको इस फैक्ट के बारे में अभी प्रॉपर अवेयरनेस जो थी वो नहीं थी सी से, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति से उसने सुना था जो कि डी नाम का व्यक्ति है. तो ए का स्टेटमेंट फ्रॉड होगा, मिसरिप्रेजेंटेशन होगा, मेयर समराइज है या सरमाइज, या फिर फॉल्स स्टेटमेंट दैट डज नॉट अमाउंट्स टू फ्रॉड. सो इन द गिवन केस there is no intentional fraudulent misrepresentation, so hence it is not fraud, rather it is merely a misrepresentation because you are not aware of the fact but still you are believing it to be true. ठीक है, so it is section number 18 subsection 1 के प्रिंसिपल के ऊपर हम इसको बेस करते हैं और ऑप्शन नंबर बी जो है उसके ऊपर हम इसको लेके आएंगे. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43 है. इन डेरी वर्सेस पीक का एक केस हुआ था. Lord Herschel held that the fraud is proved when it is shown that false representation has been made. Recklessly, whether it is true or false, knowingly, without belief in its truth, or either A or B or C. Terry versus Peake के केस में Lord Herschel ने फ्रॉड की परिभाषा किस तरीके से दी है? इनका ये कहना था that fraud is proved when it is shown that the false representation has been made recklessly, whether it is true or false, knowingly, without any belief in its truth, or either B or A or C. So अगर आप इसको नहीं भी समझते हो तब भी ऑप्शंस को एनालाइज करते हुए हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं कि you are making a representation to the other person recklessly. You don't know whether it is true or not. So it is ultimately you're deceiving the person without knowing the actual fact. दूसरा knowingly और तीसरा you are without believing in its truth. तो either A
or B or C is the right answer. Lord Herschel has held that fraud is proved when it is shown that the false representation is knowingly, without the belief in its truth, or recklessly or careless whether it is to be true or not. The third is but an instance of the second. But for one who makes the statement under the circumstances can be no real belief in the truth of which he states. So this is the statement of Lord Herschel in the case of Derry versus Peake. अब यहाँ से दो चीजें आपको समझनी है. Derry versus Peake का केस एक तो फ्रॉड के साथ रिलेट करता है, और दूसरा द केस इज गिवन बाय लॉर्ड हर्सेल, और तीसरा कि लॉर्ड हर्सेल ने फ्रॉड को परिभाषित करते समय क्या चीजें कही थी. तो इट इज एवरीथिंग. जो तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखे तीनों ही यहाँ पे इंक्लूड की जा रही है. अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट. हु सेड public policy is an unruly horse, and when you once outside it, you never know whether it will carry you? Yes, Julius Stone, Anson, Justice Borrow, or Lord Sumner. Who has given this statement that is public policy is an unruly horse? Yes, public policy is an unruly horse. पब्लिक पॉलिसी इज एन अनरूली हॉर्स को लेके मुझे घेरू लाल पारेख वर्सेस माधोदास माइया का केस भी याद आता है, जिसमें जस्टिस सुब्बाराव ने एक स्टेटमेंट कहा था दैट डोंट फॉरगेट द स्टेटमेंट गिवन बाय और द वार्निंग गिवन बाय जस्टिस बोरो दैट इज अ पब्लिक पॉलिसी इज अ अनरूली हॉर्स, एंड इफ इट इज नॉट प्रॉपरली ब्रिडल्ड it may cause the fall of the rider. तो ये एक स्टेटमेंट कहा गया था पब्लिक पॉलिसी से रिलेट करते हुए कि आपका जो पब्लिक पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है वो एक अनरूली हॉर्स है, बेलगाम घोड़ा है, और अगर हम उसको हर एग्रीमेंट को हम पब्लिक पॉलिसी के प्रिंसिपल्स पे चेक करना शुरू कर देंगे तो यू डोंट नो कि कितने एग्रीमेंट्स फेल हो सकते हैं. सो पब्लिक पॉलिसी को हमेशा ही रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग देना है, ये जस्टिस बोरो ने कहा था. ठीक है. एंड कैन एनी वन ऑफ यू रेफर द नेम ऑफ द केस? Yes, any one of you who can refer me the name of the case? Yes, everyone. रिचर्डसन वर्सेस मैलिश का जजमेंट था. याद करो, कॉपी पे लिखा होगा रिचर्डसन वर्सेस मैलिश, जजमेंट गिवन बाय जस्टिस बोरो. ठीक है, तो इसका ध्यान रखना. रिचर्डसन वर्सेस मैलिश इज द केस इन व्हिच जस्टिस बोरो हैज गिवन दिस स्टेटमेंट दैट इज पब्लिक पॉलिसी इज एन अनरूली हॉर्स. ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं. सिलेक्ट द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट फॉल्स. सिलेक्ट द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट फॉल्स. जस्ट मतलब आपको जो है सही स्टेटमेंट को मार्क करना. Misrepresentation is a statement of a fact if false, would be misrepresentation if the maker believes it to be true, but which is just not justified by the information he possesses. अगला है any breach of duty which gains an advantage to the person committing it by misleading another to the prejudice, thereby there being no intention to deceive. तीसरा, dishonestly caused a party to an agreement to make a mistake as to the substance of a thing which is subject to an agreement. तो ये तीन स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से मिसरिप्रेजेंटेशन कौन सी चीजों को इंक्लूड करता है. सेक्शन नंबर 18 के अकॉर्डिंगली हमें इसका आंसर देना है. 18 के अकॉर्डिंगली क्या सेक्शन नंबर 18 के अंदर मिसरिप्रेजेंटेशन करते समय की डिसऑनेस्ट इंटेंशंस दिखती हैं? आंसर can be given by you people. Misrepresentation जो है वो innocent होता है या dishonestly होता है? Does it is an innocent misrepresentation or it is a dishonest representation? Innocent होता है ना. तो ऑप्शन नंबर ये जो स्टेटमेंट नंबर सी है इसमें dishonestly वर्ड यूज किया है, so it is not correct. Rather the other two statements are directly related with section number 18 of the contract, and hence ऑप्शन नंबर ए जो है 1 and 2 only is the right answer. ठीक है, बिकॉज 18 के 3 की यहाँ पे रेफरेंस दी गई है जिसमें लिखा गया है that misrepresentation includes causing a party to an agreement to make a mistake
as to the substance of a thing which is subject to the agreement even though done innocently लिखा हुआ है innocently। सेक्शन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये ऐसा सेक्शन है जो बच्चे पढ़ते नहीं है, लेकिन यहाँ से सवाल हमेशा कभी कभी जब आता है तो गड़बड़ हो जाती है। सेक्शन 18 के बेरेक्ट में जो कुछ भी लिखा है, ठीक है, मतलब बेरेक्ट की लैंग्वेज जो भी है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगला सवाल, a positive assertion of an act may be termed as misrepresentation when such fact is made or adopted by a party to a contract and it is untrue and the assertion is made fraudulently, carelessly, innocently, or either A or B or C. Yes. What is the right answer? दोबारा से मैं पढ़ रहा हूं। कह रहा है the positive assertion of an act may be termed as misrepresentation, when such statement is made or adopted by a party to a contract and it is untrue and such assertion is made fraudulently, carelessly, innocently, or either A, B or C. यहां पे आप गड़बड़ कर जाओगे। यस, ठीक है, कसक ने जवाब दिया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब पॉजिटिव असर्शन जब वर्ड आ गया ना, पॉजिटिव असर्शन, इट मींस यू आर बिलीविंग ओवर दैट स्टेटमेंट, ठीक है। पॉजिटिव असर्शन मे बी टर्म्ड एज मिसरिप्रेजेंटेशन व्हेन सच फैक्ट इज मेड और adopted by a party to a contract and it is untrue and such assertion is made fraudulently, innocently, or it is carelessly, or either A, B or C. The right answer is option number D. A misrepresentation is a positive statement of a fact which is made or adopted by a party to a contract and it is untrue. It may be made fraudulently, carelessly or innocently. ये एक इंग्लिश केस था जिसमें ये कोटेशन दिया गया था, तो उसी के आधार पे ये जो आंसर है वो हम यहाँ पे रख रहे हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है, दैट इज फ्रॉडुलेंटली, केयरलेसली और इनोसेंटली, तीनों ही वर्ड्स आएंगे। सिर्फ इनोसेंटली से आपको आंसर नहीं निकालना है, रेदर ऊपर जो ये लिखा है ना पॉजिटिव असर्शन, ठीक है, तो पॉजिटिव असर्शन अगर है और द अदर पार्टी इज बीइंग मिसलीडेड बिकॉज ऑफ दैट, सो इट मे बी ए पॉजिटिव असर्शन मेड, it may be innocently, it may be carelessly, or it may be fraudulently done, ठीक है। So option number D should be the right answer. अगला सवाल, as per the provisions of section 18 of the Contract Act, who among the following is entitled to obtain relief? सेक्शन नंबर 18 मिसरिप्रेजेंटेशन में बहुत सारे सवाल डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप कहीं पे भी एरर ना कर जाएं। सेक्शन नंबर 47 जो है, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि सेक्शन नंबर 18 किस व्यक्ति को रिलीफ क्लेम करने के लिए इंटाइटल करता है? अ पर्सन टू whom the representation is directly made and their principals, the person to whom the represented intended the representation to be passed on, the members of a class at which the representation was directed, or all of the above. A person to whom the representation is directly made, person to whom the representator intended the representation to be passed on, members of the class at which the representation was directed, or all of the above. इसका आंसर जो है that is option number D is the right answer. तीनों ही केसेस में जो लोग हैं वो representatives जो हैं वो केस फाइल कर सकते हैं। So explanation में it is written that the person seeking relief in respect of the misrepresentation must show that the representation was made to him, that is he is a representative, for it is only the representative who is entitled to the remedy. The representative may be the three classes namely, तो representative में ये तीनों जो लोग हैं जो ऑप्शंस में लिखे हैं वो सब आ जाते हैं, ठीक है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है, a list was circulated amongst the bidders in an auction of a liquor shop which showed the places where different existing liquor shops were located. Relying upon the statement about the location of a particular shop 6 miles away, the plaintiff purchased a license for one shop. The statement has not mentioned that the other shop has been relocated closer to the shop of the plaintiff. It was a case of fraud,
डिसीट, मिसरिप्रेजेंटेशन और नन ऑफ द अबव। सवाल बड़ा समझने वाला है थोड़ा सा। कह रहा है कि एक लिस्ट सर्कुलेट हुआ जिसमें बिडर्स को बताया गया कि ये फलानी जगह पे लिक्वर शॉप्स जो हैं वो लोकेटेड है और आप यहाँ पे अपने एक लिक्वर शॉप को लेके लाइसेंस ले सकते हैं। उस स्टेटमेंट के ऊपर विश्वास करके उस लिक्वर शॉप को लेके एक व्यक्ति ने जो है, जो उसके घर से 6 माइल्स दूर था, उसके लिए उसने एक लाइसेंस परचेज किया, लेकिन बाद में पता लगा कि वो शॉप जो थी वो रीलोकेट हो चुकी है कहीं और, ठीक है, और उसके पास कोई और शॉप आ चुकी है। सो इज इट फ्रॉड, is it misrepresentation, is it deceit, or it is none of the above? Yes. Is the representation is made with the fraudulent intention or it is made with the innocent way? Yes. यहाँ पे कोई fraudulent intention दिखती है आपको? क्या यहाँ पे जिस व्यक्ति ने ये लाइसेंस देना था या जो बिडर्स हैं, क्या उन्होंने कोई डिसीव करने की कोशिश करी? द आंसर इज नो। उन्होंने एक जर्नल स्टेटमेंट दिया जो उनको लगता था सही है, लेकिन द अदर पार्टी बिलीव्स ओवर दैट, एंड अल्टीमेटली इट इज अ केस दैट इज सौरभशा पस्तौंजी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का केस था, जिसमें 18 के सबसेक्शन 3 के आधार पे कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो हुआ है ये एक मिसरिप्रेजेंटेशन है। आई एम रीडिंग the phrase of the judgment, लिखा है, it was held that the case was not one of the fraud but could fall under 18(3) as there was a mistake as to the substance of a thing contracted, that is the liquor shop, and the representation was made innocently. Second last question for today. सवाल है, where a contract is tainted by fraud or misrepresentation, the transaction becomes voidable, but where the fraudulent misrepresentation relates not merely to the content but to the nature of the character of the transaction is valid, void, enforceable by law or voidable. सवाल को समझेंगे। Where the contract is tainted by fraud or misrepresentation, the transaction becomes voidable, but where the fraudulent misrepresentation relates not merely to the contents, but to the nature of the character of the transaction is valid, void, enforceable by law or voidable. ठीक है, so only Kasak has given me the answer, that is option number B, and the others are silent. Let me come to the explanation of this. देखो explanation कहता है इस चीज का कि where there is a fraudulent misrepresentation relates not merely to the contents but as to the nature of the transaction, nature of the character of the transaction is void as it will hit by the foundation of the एग्रीमेंट इटसेल्फ। तो अगर एक व्यक्ति ने कोई एग्रीमेंट किया, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन था, तो फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से टेंट होने की वजह से, अफेक्ट होने की वजह से वो एग्रीमेंट तो आपका वॉइडेबल था। लेकिन जो ऊपर एक चीज लिखी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जहां पे ये फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन जो था वो सिर्फ कंटेंट से रिलेट नहीं करता था, रेदर इट इज रिलेटिंग टू द नेचर ऑफ कैरेक्टर ऑफ द ट्रांजैक्शन इटसेल्फ। कि जो भी आपने ट्रांजैक्शन की बात करी थी वो डायरेक्टली जो थी वो फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो ऑल टुगेदर वो कंप्लीट ट्रांजैक्शन जो होता है वो वॉइड माना जाता है, बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट एग्जिस्टिंग एंड हेंस the transaction is void as it will hit by the foundation of the agreement, because एक एग्रीमेंट की फाउंडेशन के लिए सब्जेक्ट मैटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर सब्जेक्ट मैटर को लेके ही फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशंस की गई है तो ट्रांजैक्शन ऑल टुगेदर void रहता है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, द प्ली ऑफ नॉन एस्ट फैक्टम, याद करिएगा, नॉन एस्ट फैक्टम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड फ्रॉड्स की बात आती है। द प्ली ऑफ नॉन एस्ट फैक्टम अप्लाइज टू अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एग्जीक्यूटेंट इंटेंडेड टू एग्जीक्यूट एंड साइन। Party to a contract gives consent owing to fraud, lack of consideration, and the last one is consent caused due to undue influence.
जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि नॉन एस्ट फैक्टम का मतलब होता है जब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई अपराध हो जाए, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई फ्रॉड किया जाए। जैसे कि आपने एक व्यक्ति के एक डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर ले लिया और उसको कहा कि ये एक कोई कॉमन डॉक्यूमेंट है जिसपे रेगुलर सिग्नेचर चाहते हैं, लेकिन आपने उसकी सील डीड पे साइन करवा दी, तो that is a document which is fundamentally different from the which the executant intended to execute or sign। तो क्योंकि ये बिल्कुल ही डिफरेंट डॉक्यूमेंट है कि वो व्यक्ति साइन किसी और चीज पे कर रहा है, एक्चुअली वो डॉक्यूमेंट कोई और है, तो इस केस में नॉन एस्ट फैक्टम का प्रिंसिपल अप्लाई करता है, मिस्टेक का प्रिंसिपल अप्लाई करता है, एंड हेंस द कंप्लीट ट्रांजैक्शन इज वॉइड। ठीक है, मिस्टेक का प्रिंसिपल अप्लाई करता है, नॉन एस्ट फैक्टम का प्रिंसिपल अप्लाई करेगा, द ट्रांजैक्शन इज ऑल टुगेदर वॉइड। यहाँ पे कोई फ्रॉड की बात नहीं आएगी, कोई लैक ऑफ कंसिडरेशन की बात नहीं आएगी, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात नहीं आएगी। सो नॉन एस्ट फैक्टम से याद रखना, व्हेनेवर अ कंसर्न्ड transaction is there and the documents are not executed as per the intentions, ठीक है, तो उसके लिए हमारा नॉन एस्ट फैक्टम का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई करता है। So these are the all questions which we have to discuss for the today's session, ठीक है। अभी